हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे साइंस क्लास के। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वर्षों में जो पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो उन्हीं के आधार पर हम आप लोगों के लिए जो आज की क्लास है वो लेकर आए हैं। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अधिकतम फिजिक्स के टॉपिक पर आधारित हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए, आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन और विद्युत धारा। तो हमें ये बताना है कि इसमें अदिश राशि का उदाहरण कौन सा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा अदिश राशि का जो उदाहरण दिया गया है वो हमारा केवल और केवल यहाँ पर जो है वो है कौन, विस्थापन। सी जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो क्या है, हमारी सदिश राशि दी गई है, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा ये क्या है, पहला, दूसरा और चौथा, ये सभी क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन क्या होगी, एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, सदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां होती हैं। और सदिश राशियां वो होती हैं जिनको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, वह क्या होती है, हमारी सदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ पर हमारी विस्थापन केवल क्या हो जाएगी, सदिश राशि होगी। और अदिश राशियां द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा हमारी क्या होगी, अदिश राशियां होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग एग्ज़ाम में पिछले जो वर्ष के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं के आधार पर हम आप लोगों के लिए एक तैयारी करवा रहे हैं कि किन आधार पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष जो होती है वो किसकी इकाई होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने, समय की, धारा, दूरी या फिर प्रकाश की। तो हमें ये बताना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या होती है, इकाई किसकी है, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है ना। और दूरी जो लगभग कितनी होती है, 9.46। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी तय की जा सकती है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। कितनी होगी, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर क्या होती है, एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी की क्या है, ये एक माप है। ऐसा भी इसका क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी की माप कितनी होती है। तो हमें आंसर टिक करना है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। आइए आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला थर्ड नंबर का जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पार्शिक दूरी मापने की क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि फर्स्ट पार्शिक का मान कितना होता है, 3.08 इंटू 1016 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो 1016 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो 1 पार्सेक का जो मान होता है वो होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। वो सामने लिखा हुआ है बिल्कुल जस्ट बगल में, वो पावर है उसकी जो 16 है वो 10 की पावर मीटर में है, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्सेक दूरी मापने की एक क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन मानी जाती है, पार्सेक होती है। और 1 पार्सेक का जो मान होता है वो कितना होता है, हमने आपको बताया है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर।
तो अब हम आगे चलेंगे अगले अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 4th नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अपना क्या दिया गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। हमें ये बताना है कि ल्यूमेन यहाँ पर किसका मात्रक दिया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। बी ऑप्शन में दिया गया है किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई, ठीक है ना। क्या बताना है कि मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब से लागू की गई थी, 1975, 1968, 1969, 1971। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी मात्रक पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और इनको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के जो लागू करने का जो समय है वो कितना है, 1971 है, 1971, ठीक है ना। कितना है, 1971 है। और जो मात्रक है, मात्रक के बारे में और उनके एसआई मात्रक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। मैं बोल के बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो मात्रक होता है हमारा वो कौन सा होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, ठीक है ना। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का, सेकंड। ताप का, केल्विन। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। और 2 संपूरक मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समतल कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे अगले नंबर के 6वें नंबर के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखेंगे हम अपना 6वें नंबर का क्वेश्चन। मैं एक बार अगर फिर से रिपीट करके बताता हूँ आपको, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। कैंडला किसका है, ज्योति तीव्रता का। किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का। और सेकंड है समय का। केल्विन है ताप का। मोल है किसका, पदार्थ का। और इसी के साथ साथ जो 2 अन्य संपूरक मात्रक थे वो कौन कौन से हैं, रेडियन किसका होता है, समतल कोण का। और स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का। अब हम आगे चलेंगे, इसका आंसर हमने टिक कर लिया था। 1971 में क्या हुआ था, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या हुई थी, लागू की गई थी। अब हम चलते हैं अगले 6वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग पॉइंट फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। और आए हुए क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 1-1, 2-2 क्वेश्चन है, सभी के मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आगे भी जो क्लासेस चलेंगी वो ऐसे क्वेश्चनों की चलेंगी जो क्या है, आए हुए क्वेश्चन है या फिर आने की संभावना है। तो उन्हीं के आधार पर हम आप लोगों के लिए जो MCQ लेकर आएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया शानदार MCQ आपके रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 6वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 6वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। हमें यहाँ पर किसका बताना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का बताना है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। सी ऑप्शन में दिया गया है। इस मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर इनवर्स 2, और ऐसा भी लिखा जा सकता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का यहाँ पर हमने ऐसा ही मात्रक आप लोगों के लिए बता दिया है। अब आगे बढ़ेंगे अगले 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या हो जाएगा। जो त्वरण को ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है क्या, कि A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। ए ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। त्वरण को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, यही होता है।
त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। आगे चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की होती है। मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो दाब का इकाई होती है वही इनमें से किसी ऑप्शन की क्या होगी, सेम टू सेम रहेगी। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोणीय संवेग, प्रतिबल, कार्य या फिर तनाव। तो दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल। तो यहाँ पर पास्कल जो भौतिक राशि जो इकाई होगी वो हमारी किसकी होती है, प्रतिबल की भी वही इकाई होती है, क्या, पास्कल। ठीक है ना। अब हम चलेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन 25 लगभग ऐसे क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूं। फिर अगली क्लास में भी हम 25 के लगभग क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्लास में भी लगभग जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या 25 रहेगी और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे लिए कि रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। क्या बताना है, जो रेडियो एक्टिवता है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर या फिर हेनरी मीटर। तो जो रेडियो एक्टिवता का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जीएम काउंटर के द्वारा किया जाता है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है हम आपको बताते हैं, गीगर मूलर काउंटर। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि आयनिक जो विकर्ण होते हैं उसको मापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, जीएम काउंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 10वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। क्या बताना है कि 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3.6 इंटू 106 जूल। बी ऑप्शन में बिल्कुल इसका सही आंसर दिया गया है कि 1 किलोवाट ऊर्जा का जब जूल में हम रूपांतर करेंगे तो वो होगा 3.6 इंटू 106 जूल। और जो जूल है वो किसका मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक होता है, साथ ही साथ ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखिएगा, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। चाल का मूल मात्रक क्या है, हमें यहाँ पर चाल का मूल मात्रक बताना है। चाल क्या होती है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जितने समय में तय की जाती है वह क्या होती है, चाल कहलाती है। जैसे किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में कोई दूरी तय की गई हो वह उस वस्तु की क्या होती है, चाल होती है। और सी ऑप्शन में इसका क्या दिया गया है, मूल मात्रक दिया गया है मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। किससे, पदार्थ के संवेग से और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वेग, द्रव्यमान, त्वरण और बल। तो पदार्थ के संवेग से और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो होती है क्या, द्रव्यमान। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। मैंने आपको फर्स्ट
क्वेश्चन के आंसर में टिक करवाया था। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ml इनवर्स 3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? क्षेत्रफल की है, आयतन, घनत्व या फिर चाल की है? तो जो ml इनवर्स 3 जो हमारी भौतिक राशि जो विमा होती है वो किसकी होती है? क्षेत्रफल की होती है। किसकी होती है? क्षेत्रफल की होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? संवेग, वेग, चाल या फिर विस्थापन? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक दूरी के बीच के अंतर को क्या बोला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम जो हमारी बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कही जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या फिर अघूर्ण का नियम? तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है ना? कौन सा नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम अथवा गतिमान स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? चाहे वह विराम अवस्था में हो, चाहे वह गतिमान अवस्था में हो, तो वह किसी भी परिवर्तन का जब भी वह विरोध करेगा तो वह उस पिंड का कौन सा गुणधर्म कहा जाएगा? ऑप्शन पढ़ेंगे। जड़त्व, गतिहीनता, कुलभार या फिर अक्रियता? तो उसका हमारा आंसर होगा क्या कि उसको हम बोलेंगे जड़त्व। जड़त्व के कारण क्या होता है? कोई भी पिंड वह जिस अवस्था में रहता है वह उस अवस्था का क्या करता है? मतलब उस अवस्था से परिवर्तन होने में विरोध करेगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में रहेगी, और यदि कोई गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी। जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाएगा तब उसको क्या होगा? वह अपनी अवस्था में परिवर्तन लाएगी, और उस अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? जड़त्व बोलेंगे। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जब भी हम कोई चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। यदि हमने क्या किया? वस्तु के वेग को क्या किया? आधा कर दिया, तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? 1/4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना? उससे आधी हो जाएगी। यदि 2 गुना किया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना बढ़ेगी, लेकिन उससे आधा किया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। यदि द्रव्यमान हम क्या करते हैं? दोगुना करते हैं तो भी हमारा क्या होगी? गतिज ऊर्जा आधी होगी हमेशा। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? रॉकेट का आगे बढ़ना, पानी में वृक्ष का टेढ़ा दिखाई देना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, या बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना? तो यहाँ पर यह बताना है कि न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है या तृतीय नियम का पालन नहीं करता है। तो जो पानी का ब्रुश में टेढ़ा दिखाई देना ये हमारा अपवर्तन का कारण है, ना कि इसका क्या है? न्यूटन गति के नियमों से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्म किसकी यूनिटी है? शक्ति की, प्रकाश की, ऊष्मा की या फिर दूरी की? तो जो थर्म होती है वो हमारी यूनिटी होती है किसकी? ऊष्मा की।
आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त मोटर में कुंडल में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त मोटर के कुंडल में किस धातु के तार का यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम, रजत, निकेल या फिर कॉपर। तो व्यावसायिक रूप से जो मोटर को भरने का काम किया जाता है उसमें जिस वायरिंग का यूज किया जाता है वो किसकी होती है? कॉपर की होती है। आगे बढ़ेंगे। वयस्कों में आरबीसी का गठन कहाँ पर होता है? नीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, सफेद अस्थि मज्जा या फिर काली अस्थि मज्जा। तो वयस्कों में जो आरबीसी का गठन होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमारा लाल अस्थि मज्जा में। आगे चलेंगे। परमाणु में न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन के द्वारा। जो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी वो किसने की थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पानी को वाष्प में बदलने को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक। तो पानी को वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है वो भौतिक क्रिया कहलाती है। आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनियम या फिर चांदी। तो सबसे जो इनमें से कठोर धातु है वो कौन सी है? प्लेटिनियम। आज का अगला और अंतिम लास्ट क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज या फिर टेस्ला। तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।